Hello dudes and curious, this is Ashutosh. आप देख रहे हैं माई चैनल एंड टुडे ऑन माई चैनल वी विल डिस्कसिंग माई IDT सर्टिफाइड कॉपी। तो देखो, सर्टिफाइड कॉपी के एनालिसिस को चालू करने से पहले थोड़ा सा एक इशू है जिसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1-2 मिनट। उसके बाद फिर अपना डिटेल्ड एनालिसिस है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट कि अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी ऑफिशियल या फिर कोई भी, तो आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू स्टार्ट प्रधानमंत्री ICAI एग्जामिनर को चश्मा बांटो योजना, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। जिस टाइप से कॉपीज़ चेक हो रही हैं, मेरी AI-16 है, शायद मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जेन्युइनली सेइंग अगर किसी के जो बॉर्डर पे पास हो रहा है उसको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। मतलब मेरे खुद के अगर आप कॉपीज़ का एनालिसिस करोगे ना, सारी कॉपीज़ का अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो अराउंड 35 मार्क्स मुझे कम मिले हैं जहाँ पे मुझे मिलने चाहिए थे, जो कि एग्जैक्ट आंसर की से मैच हो रहे हैं। एंड ये जो 35 मार्क्स हैं, ये ऐसे भी नहीं कि कहीं मुझे एक्स्ट्रा भी मार्क्स मिल गए हों, ये उसको नेट ऑफ करने के बाद है जो शायद मुझे कहीं पे एक्स्ट्रा मिल गए जहाँ पे मैं डिज़र्व नहीं करता था, उसको डिडक्ट करने का 35 में मार्क्स मेरे कम मुझे मिले हैं। एंड 35 मार्क्स से जो मेरी रैंक 16 आई है, शायद तक वो मेरी रैंक 5 या 6 हो सकती थी। तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। मुझे हो सकता है उतना ज़्यादा फिर भी फ़र्क ना पड़े, बट उस बंदे की सोचो जो कि 270, 280, 290 मार्क्स ला रहा है, कहाँ पर अगर उसे 20-30 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते तो शायद उसके आज वो सी होता, तो उसको कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट कि अगर कोई भी इस चीज़ को देख रहा है ना ICAI से, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो कुछ ना कुछ स्टेप्स तो आपको उठाने पड़ेंगे जिससे कि कॉपी चेकिंग का जो इश्यूज़ है ये सॉल्व हो सके। अगर मतलब आप लोग नहीं कर सकते तो आई एम वॉलंटरली मतलब अवेलेबल टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस कॉज, ताकि जो मेरे साथ हुआ या फिर जो और लोगों के साथ अभी हो रहा है वो फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। बिकॉज 10, 20, 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यार। मतलब 1 या 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इतना मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बट अगर अभी आप मेरा IDT का एनालिसिस भी देखोगे ना, तो इसमें भी कम से कम भी 10-12 मार्क्स मेरे ऐसे हैं जो बेफालतू में काटे गए। इवन 15 मार्क्स तक मेरे बेफालतू में काटे गए जहाँ पे शायद नहीं कट होने चाहिए थे, एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं जो कि। तो जेन्युइन रिक्वेस्ट यार, इसको प्लीज़ कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन ढूंढो। एग्जामिनर्स थोड़ी सी बेटर क्वालिटी के होनी चाहिए। जो अभी एग्जामिनर्स चेक कर रहे हैं, मतलब ये ICAI डिज़र्व नहीं करता। तो इसको तो देखो डेफिनेटली सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड देखो, मैं हमेशा वैसे तो बिलीव करता हूँ कि अपन को कभी भी ICAI एग्जामिनर या फिर ICAI के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे 270, 280 मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है। अगर मेरी रैंक 16 भी आ रही है तो वो मेरी गलती कि मेरी रैंक 16 है, रैंक 5 या 6 नहीं आई। क्योंकि हो सकता है जो जिस बंदे की रैंक 5 या 6 आई है उस बंदे की भी हो सकता है इस तरीके से 20-30 मार्क्स उसे कम मिले हो, या फिर थोड़ा सा हो सकता है लक का गेम भी है। बट अपन को खुद को ही अगर 300 मार्क्स का पासिंग क्राइटेरिया है तो अपन को खुद को ही 330 मार्क्स लेके चलना पड़ेगा, तभी ICAI के साथ अपन पास हो सकते हैं। तो ये चीज़ अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो ये चीज़ सोच के रख लेना कि 300 मार्क्स इज़ नॉट योर पासिंग मार्क्स, 330 और 340 इज़ योर पासिंग मार्क्स। तो ये जरूर से इंश्योर कर लेना। सो विदाउट फर्दर डू अपन आगे चालू करते हैं। सो देखो, पहली बात तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो शुरू की जो चीज़ें होती है ना, इनमें आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इन चीज़ों के मतलब प्रैक्टिकली कोई रेलेवेंस नहीं होता। कि जो आपकी कॉपी आइडेंटिफाई होती है वो जो स्टिकर लगता है ना उससे होती है। तो ये बाकी चीज़ आप कैसे भी लिख लो, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कई लोग इसे डबल चेक करते हैं, कई लोग पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन लिखेंगे, तो वो चीज़ आपको करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके बाद अपन आते हैं, तो एक और चीज़, आपको हमेशा उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आता है। क्योंकि अभी आपने ICAI एग्जाम्स के हाल देखी है, अगर आपने शुरू में ऐसे कोई कुछ क्वेश्चन कर दिए जहाँ पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, तो हो सकता है उधर आपको जेन्युइनली जहाँ मार्क्स आपके नहीं बन रहे, तो फिर ICAI एग्जामिनर फर्दर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो भी इसी तरीके से चेक करेगा कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, तो वो एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं माइंड में, उस अकॉर्डिंग फिर वो कॉपीज चेक करते हैं। तो वो चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि आप शुरू में एटलीस्ट एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाओ बिफोर दी ICAI एग्जामिनर्स। तो वो चीज़ आपको हमेशा करनी है। एंड सारे पास वाले क्वेश्चन आपको एक साथ करने है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लेना। अब जैसे मैं बताता हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4A मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन नंबर 4A आता होगा। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4A जो है ये आपका रिफंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो रिफंड से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें जो 4.5 मार्क्स मिले हैं। हाफ मार्क्स जो है वो इन्होंने शायद तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फॉर्मूला है शायद तक इस फॉर्मूला की इन्होंने हाफ मार्क्स काट लिए। आइडियली फॉर्मूला के कोई मार्क्स नहीं होते, बट ठीक है, हो सकता है कि आंसर की में फॉर्मूला के मार्क्स भी दे रखे हैं, तो उन्होंने हाफ मार्क्स काट दिए, जो कि जेन्युइनली सही भी है। तो अगर कोई फ्यूचर स्टूडेंट इसको देख रहा है तो याद रखना कि कहीं भी आपको लगता है ना कि फॉर्मूला अपन को लिख के आना है, तो प्लीज़ लिखाना, आपके हाफ मार्क्स वहाँ पे बच सकते हैं। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 4B में मुझे
5 में से 3 मार्क्स मिले हैं एंड जो 2 मार्क्स मुझे मिले हैं, अगर कोई भी ऐसे इसमें ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना ये मेरे 2 मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है ICAI के सजेस्टेड आंसर से। तो किस चीज़ को मतलब खा के या पी के या फिर पहन के जो ICAI एग्जामिनर उसने मुझे 3 मार्क्स दिए, तो ज़रूर से बिल्कुल ये मुझे बता देना। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2B का ऑल्टरनेटिव वाला है ये। तो 2B का ऑल्टरनेटिव वाले में जो था, इसमें देखो मेजर पॉइंट्स क्या आते हैं, 5 करोड़ से आपका टर्नओवर इंक्रीज नहीं होता, तो 25 अक्टूबर 25 अप्रैल को आपको 2 बार ITC 04 फाइल करना पड़ेगा। तो मैंने भी ये लिखा है कि ITC 04 आपको 5 करोड़ से आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में 25 अक्टूबर 25 अप्रैल को अपना ITC 04 आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मयूर एंटरप्राइजेस को अपना ई वे बिल जनरेट करना है। तो यहाँ पे भी आप देखो तो मयूर एंटरप्राइजेस शैल जनरेट दी ई वे बिल। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं, ये आपका था कि 9 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर है, जबकि जो लिमिट है वो 10 लाख की है। तो यहाँ पे अपन को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने भी बिल्कुल यही लिखा है कि रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपना जो टर्नओवर है वो 9 लाख का ही है, जबकि जो लिमिट है वो 10 लाख रुपीज़ की है। तो अब यहाँ पे क्यों मेरे मार्क्स काटे हैं, प्लीज़ मुझे कोई भी आगे बता देना। ठीक है, आई विल जेन्युइनली बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4C पे। क्वेश्चन नंबर 4C में मुझे फुल मार्क्स मिले। यहाँ पे कुछ नहीं था, ये 2 मार्क्स थ्योरी के थे एंड 2 मार्क्स ये आपके कैलकुलेशन के थे। तो ये थ्योरी भी मैंने पूरी लिखी है यहाँ पे, और ये मैंने कैलकुलेशन भी पूरी करी है, तो इसके मुझे 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन आते हैं। सो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड था। अभी जो टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, ये भी आप देखोगे मैंने पूरा का पूरा एज इट इज़ जैसा कि ICAI के सजेशन आंसर में देखा वैसा का वैसे लिखा है। फिर भी 1.5 मेरे फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें काट लिए गए हैं, जहाँ पे मेरे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज इसका 1 मार्क्स होता, और ये जो फाइनल और ये जो आपके 3 डेट्स हैं इनके सबके 1-1 मार्क्स हैं। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे ये RCM का भी मैंने लिखा है, इसका मुझे 1.5 मार्क्स मिल गया होगा, और ये जो बाकी तीनों डेट हैं इनके मुझे आइडियली 1.5 मार्क्स यहाँ पे अलॉट होने चाहिए थे, बट इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया जस्ट कॉज कि मैंने इसको पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। मैंने पॉइंट फॉर्म में भी लिखा था, लेकिन पॉइंट फॉर्म में मैंने थ्योरी लिख दी, बाद में जो डेट थी वो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिख दी। तो इसके भी मेरे 1.5 मार्क्स यहाँ पे मुझे डिडक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, ICAI एग्जामिनर को कुछ अपन बोल नहीं सकते। और यहाँ पे फाइनल आंसर भी मेरा 30 सितंबर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट था, इसका 2 मार्क्स का पार्ट पोर्शन था, 2 मार्क्स मुझे मिले भी हैं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एंड रिवर्स चार्ज, ये इसके मेन पॉइंट्स थे आंसर के। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एंड यहाँ पे 19 जो इसका डेट है 19 अक्टूबर, एंड रिवर्स चार्ज भी मैंने आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट आपको दिखा ही देता हूँ। ये रहा रिवर्स चार्ज, जो कि टिक भी कर रखा है। तो यहाँ पे ठीक है, मुझे सही मार्क्स मिल गए। बट जो फर्स्ट पार्ट था इसका, इसमें अगेन बिकॉज ऑफ द ड्रंकर्डनेस ऑफ द ICAI एग्जाम, तो वहाँ पे 1.5 मार्क्स मेरे डिडक्ट हो चुके हैं। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3B में। क्वेश्चन नंबर 3B आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जहाँ पे मुझे 4 मार्क्स मिले हैं। 1 मार्क्स मेरा कहाँ पे कटा है, आई थिंक यहाँ पे जो एडवाइस है नॉट करेक्ट लिखने का भी 1 मार्क्स था, जो शायद मैंने अपने आंसर में मिस कर दिया। तो जेन्युइनली यहाँ पे 1 मार्क्स मेरा डिडक्ट होना चाहिए था, एंड वो मेरा डिडक्ट हुआ भी है। तो ठीक है, 5 में से 4 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, 5 में से 4 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिल गए। तो ठीक है, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा अपने एग्जाम में ध्यान रख लेना कि कहीं भी आपको नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, इनवैलिड लिखना है तो ज़रूर से आप लिख के आ रहे हो। ऑल्दो हो सकता है आपका जो पूरा आंसर है वो कंक्लूड वही कर रहा हो कि वो नॉट करेक्ट है, इनवैलिड है, बट आपको एक्सप्रेसली भी ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान से रख लेना। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3B अपना हो गया था ना। अच्छा 3A हुआ था अपना, तो 3B अपन कर लेते हैं। अच्छा 3B अपन ने कर लिया था, ठीक है। 3B में अपन को 1 मार्क्स अपना डिडक्ट हो गया था। इसके बाद अपन आते हैं 3C में। 3C अगेन आपका कस्टम्स का थ्योरी क्वेश्चन था। थ्योरी क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ थ्योरी छापी थी, जो कि ICAI की बुक में लिखी हुई है। मतलब मुझे एक तरीके से वो इतनी बार मैंने पढ़ लिया था तो रॉट लर्न ही हो गई थी, तो लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगेन मुझे इसमें 4 आउट ऑफ 4 मिल गए, जो बिल्कुल मतलब मैं डिजर्व भी करता था यहाँ पे। इसके बाद अपन आगे आते हैं। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A में अगेन मुझे 0 मार्क्स मिले। आइडियली मुझे 0 मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलने चाहिए थे। थोड़ी गलती मेरी भी, ऐसा नहीं बोल रहा कि ICAI एग्जामिनर से बिल्कुल ही मतलब वेक चेकिंग करी है, बट आई थिंक 0 मार्क्स तो मैं डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैंने आंसर तो बिल्कुल करेक्ट लिखा था। अगर आप देखोगे तो 60 लाख रुपीज़ एंड 70 लाख रुपीज़
जो पेनल्टीज़ हैं मैंने भी वही कैलकुलेट करी थी, 60 लाख रुपीज़ एंड 70 लाख रुपीज़। बस एक गलती क्या मुझसे हुई कि जो बाइफर्केशन था CGST ने SGST में, ये मैंने करा तो था लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल का कर दिया, ना कि मतलब इंडिविजुअली मैंने करके नहीं दिखाया। तो हो सकता है उस वजह से उन्होंने मार्क्स नहीं दिए। ऑल्दो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर भी मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, बट ठीक है, अगर उन्होंने जहाँ करेक्ट था वहीं पे मार्क्स नहीं दिए तो यहाँ पे तो जेन्युइनली कुछ ना कुछ मिस्टेक है भी सही, तो उधर तो कैसे ही देंगे वो मार्क्स। ठीक है, आफ्टर ऑल दे आर दी ICA एग्जामिनर्स। तो मतलब जेन्युइनली PM मोदी से रिक्वेस्ट है यार कि उन्हें प्लीज़ चश्मे गिफ्ट करो आप। ठीक है, उसके बाद आपका जो इसका सेकंड पॉइंट है, ये मेरा जेन्युइनली रॉन्ग था, तो ठीक है, इसका मुझे मार्क्स नहीं मिला, इसमें कोई इशू है नहीं। इसके बाद अपन आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में अगेन ये जो 2 पॉइंट्स हैं कि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हो सकता एंड कंपाउंडिंग एप्लीकेबल नहीं है, एज इट इज़ मैंने लिख रखे हैं कि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हो सकता एंड कंपाउंडिंग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी मेरे यहाँ पे एक भी मार्क्स मुझे यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि 5 में मुझे पूरे ही क्वेश्चन में एक भी मार्क्स नहीं दिया है। तो इसका ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्यों नहीं दिया है। यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेटिव भी दिए थे, ऑल्टरनेटिव एजम्पशंस आपकी अलाउड होती हैं जहाँ तक क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी सारे रैंकर्स की कॉपीज़ को एनालाइज कर रखा है, इवन जो रैंक 1 की कॉपीज़ हैं, आई थिंक मैंने आई थिंक जो पिछले अटेम्प्ट की रैंक 1 थी, एक गर्ल थी आई थिंक दिया गोयल और दीक्षा गोयल कुछ तो थी, उनकी भी मैंने एनालिसिस करी थी और उन्होंने भी ऑल्टरनेटिव आंसर्स दे रखे थे। उसके अलावा पिछले अटेम्प्ट का एक रैंक नंबर 14 था एंड आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम, उसका मैंने एनालिसिस किया था, उसने भी ऑल्टरनेटिव दे रखे थे। AR1 पहले शिवम मिश्रा रह चुके हैं, उन्होंने अपनी कॉपीज़ में ऑल्टरनेटिव आंसर्स दिए, उनको वहाँ पर मार्क्स मिले। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव आंसर्स की वजह से मार्क्स काट दिया, ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस की वजह से मार्क्स काट दिए, क्योंकि अदरवाइज तो ICA को खुद ही अपने क्वेश्चंस में पहली बात तो ये चीज़ क्लैरिफाई करके देनी चाहिए कि वो अच्छे से पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वेगनेस छोड़ देते हैं, स्टूडेंट के पास कोई चांस नहीं कोई ऑप्शन नहीं होता अदर देन टू गेस। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस के यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, बट कोई ऐसा मत बोल देना कि ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस की वजह से यहाँ पे आपके मार्क्स काट लेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देके आप खुद भी उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B पे अपन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5B अगेन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ पे मुझे 4 मार्क्स मिले, तो 1 मार्क्स जो है वो शायद इस थ्योरी का इन्होंने कट कर लिया, तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, हो सकता है कि आंसर की में उसके भी मार्क्स हो, तो नो इशूज़, 1 मार्क्स यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। इसके बाद अपन आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5C पे। क्वेश्चन नंबर 5C अगेन कस्टम्स का ईजी सा क्वेश्चन था, तो इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने थे, इनमें से 2 पॉइंट कोई भी लिखने थे, तो मैंने अगेन वही लिख दिए थे, तो यहाँ पे मुझे मार्क्स मिल चुके हैं। कोई भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे उसके मार्क्स कटते नहीं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ भी 3 पॉइंट लिखे हैं एंड यहाँ भी मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, तो इनके कोई मार्क्स आपके डायरेक्ट नहीं होते हैं। अगर कुछ भी आपका हो सकता है 1 पॉइंट गलत हो गया तो दूसरे पॉइंट के आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे पॉइंट्स करते हैं तो इन्होंने 2 पॉइंट्स के मार्क्स कर दिए और बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट था उसको यहाँ पे इन्होंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये भी। इसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3A पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको दिखाता हूँ कि ICA एग्जामिनर्स को क्यों चश्मों की ज़रूरत है। अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3A, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन नंबर 3A नहीं ये 4A आई थिंक, 3A यही है। अच्छा ये 2A, सॉरी, तो 2A अपन को जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2A, तो अगर आप इसका फर्स्ट पॉइंट देखोगे 7 लाख नील नील, 7 लाख नील नील नील। ठीक है, इसका यहाँ पे मुझे एक भी मार्क्स नहीं दिया गया। ठीक है, तो अब ये ऐसे ही जान सकते हैं कि इसका मार्क्स क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर आप ये जो इसका रीज़न देखोगे ये भी एग्जैक्ट यहाँ पे मैच कर रहा है कि एग्जाम्प्ट है, क्योंकि वो टूर जो है होली कंडक्टेड आउटसाइड ऑफ इंडिया है। मैंने भी ये लिखा है कि एग्जाम्प्ट है बिकॉज टूर इज़ होली कंडक्टेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो अब इसके मार्क्स क्यों नहीं दिए इन्होंने, ये ऐसे ही बता सकता है मुझे इसका जनरली कोई भी रीज़न नहीं पता है। कोई बोलेगा कि इन्होंने नील रखा है, आपने डैश करा है, तो इसके मार्क्स, इसकी वजह से आपके मार्क्स कट गए। पहली बात तो ये रीज़न ही एकदम मतलब इलॉजिकल है। ठीक है, दूसरी बात मैंने इसके आगे भी एक जगह ऐसा किया तो उधर उन्होंने मुझे मार्क्स दिए हैं, तो ये रीज़न तो नहीं है, मतलब अगर कोई कमेंट करना चाहे तो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री चश्मा बांटो योजना इज स्टिल ऑन, मतलब मेरी रिक्वेस्ट तो स्टिल ऑन है अभी भी। इसके बाद अपन आते हैं, ये बिल्कुल सही था, 9000 नील नील जो मैं आपको बता रहा था, ये डैश के इधर इन्होंने मुझे मार्क्स दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने नील लिखा है और इन्होंने नील लिखा और मैंने डैश लिखा है, तो उसकी वजह से उन्होंने मार्क्स काट दिए। उसके बाद यहाँ पे भी अगेन एकदम करेक्ट है। उसके अलावा हाफ मार्क्स यहाँ पे इन्होंने रीज़न का डेट किया, तो ठीक है, मतलब ठीक है, हो सकता है कि मेरा रीज़न उतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा जो इनका रीज़न है उससे, तो ठीक है, उसका इन्होंने हाफ मार्क्स यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, तो उसका कोई इशू नहीं है। इवन मेरा फाइनल आंसर भी सेम था, बट फिर भी इन्होंने 1.5 मार्क्स यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2C पे। क्वेश्चन नंबर 2C एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे शायद ये लोग मुझे 0 दे देते तो भी मुझे उतना दुख नहीं होता, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा, मतलब पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, बट क्योंकि मैंने इनिशियली ही गलती यहाँ पे कर दी है
तो जो एंड का जो आंसर है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। एंड इवन जो रीजंस है उसके इन्होंने शायद तक 1.5 मार्क्स दे दिए, क्योंकि जो टिक है ये रीजंस पे ही लग रहे हैं, तो शायद तक इसके मार्क्स इन्होंने दे दिए। बट अगर नहीं भी देते तो मुझे कोई इशू नहीं था इस वाले में, ठीक है। तो इसको आप मान सकते हो कि हो सकता है मुझे थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए या फिर पता नहीं रीज़न के अगर इनके मार्क्स अलॉट होते हो तो आंसर की में, तो उसके मार्क्स मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ठीक है, कहीं तो मतलब उनका जो भी ड्रंकर्डनेस या फिर जो भी है वो काम भी आई मेरे, बट थोड़ी सी काम आई है। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2B में। तो क्वेश्चन नंबर 2B अगेन मैं आपको यहाँ पे वापस दिखाता हूँ, ये एग्जांपल देता हूँ। मतलब इतने सारे एग्जांपल एक मेरी कॉपी में, तो आप सोच सकते हो कितने ही सारे एग्जांपल्स हैं। स्पेशली DT एंड IDT में तो बहुत हाल ख़राब है एग्जामिनर्स के, मतलब जेन्युइनली ICAI को कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा, इवन IBS में भी। तो मतलब ये 2-3 सब्जेक्ट में जेन्युइनली कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। इवन ऑडिट में भी काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं। ऑडिट में भी अगर आप मेरा वीडियो देखोगे जो मैंने पहले शेयर किया था, तो उसमें भी मेरे 4 से 5 मार्क्स यूँ ही इन्होंने डक कर रखे हैं। बट ठीक है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही इन्होंने कर दिया। इसके बाद अपन आते हैं, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2B था, यहाँ पे मेरे इन्होंने 2 मार्क्स डक किए हैं। तो देखो इसमें एक तो आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा जेन्युइनली रॉन्ग था, तो इसका इन्होंने 1 मार्क्स डक किया है। ये वाला पॉइंट रॉन्ग था, सॉरी, तो इसका इन्होंने 1 मार्क्स यहाँ पे डक किया है, जो कि जेन्युइनली फाइन है। इसके अलावा एक इन्होंने यहाँ पे क्रॉस बना रखा है। आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों यहाँ पे क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपका नील भी ये मैच हो रहा है, और अगर आप इसका रीज़न देखोगे तो रीज़न भी आप चाहे तो मैच कर लेना, ये एग्जैक्ट यहाँ से मैच हो रहा है। तो इसके इन्होंने क्यों डेट किए, इसका कोई भी आपके पास आंसर नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये फाइनल आंसर के इन्होंने डेट कर लिया, बट अगेन फिर इस वाले पे क्रॉस क्यों है, इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो अगेन इसका मैं एक्सप्लेनेशन डिमांड करता हूँ, अगर इफ़ दे गिव द एक्सप्लेनेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। काफ़ी लोगों का इस बार ये क्वेश्चन नंबर 1 छूट गया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा आया था। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको हमेशा एंड में करना चाहिए। अगर आप एंड में करोगे तो आपका जल्दी भी सॉल्व होगा, एक्यूरेटली भी सॉल्व होगा। तो हमेशा इसे कोशिश करना कि आप एंड में सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लिए मेरे पास भी थोड़ा सा एंड में टाइम कम बच गया था, बट उसकी वजह से एक मेरा RCM वाली एंड पॉइंट लिखना यहाँ पे छूट गया था, ठीक है। RCM वाला पॉइंट ही मेरा जेन्युइनली रॉन्ग था, जो कि मेरा कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। उसके अलावा एक जगह मेरी कैलकुलेशन एरर है, तो 2 जगह मेरी कैलकुलेशन एरर, मतलब 2 जगह मेरी एरर्स हैं इस पूरे क्वेश्चन में, एंड उसके उन्होंने 5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए। तो ठीक है, मतलब उसका मैं उतना ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा, क्योंकि 2 जगह एरर होने से फिर फाइनल आंसर भी आपका मैच नहीं होता। तो हो सकता है उसके 5 मार्क्स बनते हो डिडक्ट होना, बट जनरली जो पहले वाले इशूज़ थे उसका जनरली मैं रिक्वायर करता हूँ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दी ICAI एग्जामिनर साइड, तो वो जरूर से मैं डिमांड करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 1170 180 180 1170 180 180 एग्जैक्ट मैच कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे 11 लाख 5400 11 लाख एंड 5400। एक सेकेंड, हाँ, फिर ये आपका आई थिंक 39,600, तो ये भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो ये वाला वैसे मैंने सही लिखा था, बट यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे GST कैलकुलेट करने में एरर होगी, तो ठीक है, इसका 1 मार्क्स यहाँ पे इन्होंने डिडक्ट कर लिया होगा। तो ये इसका कैलकुलेशन थी। इसके बाद पूरा यहाँ पे मैच कर रहा है 27,000। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, जो कि वो एक कैलकुलेशन एरर की वजह से थोड़ा सा इनकरेक्ट यहाँ पे हो गया है। इसके बाद अपन आते हैं ITC पे। तो ITC मेरा पूरा का पूरा करेक्ट है। अगर आप इसका फाइनल आंसर भी मैच करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा मैच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे मैच हो जाएगा। इसके बाद नेट टैक्स लायबिलिटी क्योंकि मेरी वहाँ पे एक कैलकुलेशन एरर हो गई थी, तो उसकी वजह से नेट टैक्स लायबिलिटी पूरा आंसर तो करेक्ट नहीं होगा, बाकी पूरा वैसे तो करेक्ट ही है, बट ठीक है, उसके उन्होंने 5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए, जो कि मैं मतलब कंप्लेंट नहीं करूँगा उस बारे में। तो सो ये था मेरा IDT कॉपी का एनालिसिस। एक बात हमेशा आपको IDT में याद रखनी कि आपको शुरू से अपनी स्पीड बना के चलनी पड़ेगी। आपको कहीं भी हो सकता है ऐसा लगे कि आपके बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं बताऊँ, मेरे पास क्वेश्चन 1 के लिए आई थिंक 40 मिनट्स हैं। जनरली जो पिछले एग्जाम्स के मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके गया था, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ईजी आते थे, तो मेरे 20 to 25 मिनट्स में हो जाते थे। सो आई थॉट कि अगर मेरे पास 20 मिनट्स बचे तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व वहाँ पे कर दूंगा, बट फिर मुझे 40 मिनट्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी को एंड में रश में सॉल्व करना पड़ा। तो इतना कभी कभी जो आपके क्वेश्चन है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, तो आपको शुरू से एक तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा, ऑल्टरनेटिव आप जहाँ पे भी हो सके पॉसिबल आप दे देना, क्योंकि वीकनेस हमेशा रहती है ICAI क्वेश्चंस में, एंड इसके मार्क्स हमेशा मिलते हैं। मुझे नहीं मिले बट बाकी लोगों को मिलते हैं, तो वो मेरी अनफॉर्चुनेटनेस थी, बट बाकी लोगों को इसके मिलते हैं, तो वो आप जरूर से कर सकते हो।
मतलब अगर आपको मुझ पर बिलीफ नहीं है तो आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हो, जिन लोगों की मैंने आपको कॉपीज़ बताई तो उनको भी मिले उस चीज़ के मार्क्स। उसके अलावा फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करना है। जैसे कि आपने देखा कि जो ICAI है वो स्टेप मार्क्स प्रोवाइड करता है, जो रेलेवेंट पॉइंट होते हैं उन्हीं के स्टेप मार्क्स प्रोवाइड करता है। जो कुछ लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख देंगे कि ICAI एग्जाम ने उससे खुश हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ICAI एग्जामिनर आपसे कभी भी खुश नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा कभी भी मत लिख के आना, उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको उतना ही कंटेंट उसमें लिख के आना है। मैं पहले ये बहुत गलती करता था, बट ड्यूरिंग माई मॉक टेस्ट मैंने ये सही किया था, तो आप भी जरूर से अपने मॉक टेस्ट दे देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर कोई भी नवंबर का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अ क्वेश्चन बैच फॉर द नवंबर स्टूडेंट्स, जहाँ पे अपन पिछले 5 अटेम्प्ट्स के RTPs क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद द स्टडी मटेरियल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये जो सेशंस हैं ये जूम सेशन पे लाइव होंगे, एंड 15 डेज़ में अपन पूरा का पूरा GST पोर्शन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसका जो डाउट सपोर्ट रहेगा वो आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। मतलब एग्जाम तक आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे एक फ्रेंड की तरह कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट है, कोई भी क्वेश्चन स्पेसिफिक डाउट है, या फिर अगर आपको कोई भी अदर जनरल स्ट्रैटेजिक या फिर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप जरूर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड इस तरीके से अपना ये एक रहने वाला है। साथ ही एक आपको मॉक टेस्ट भी मैं एंड में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वो भी इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहेगा। एंड जो फीस है वो रिफंडेबल रहेगी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको 1-2 दिन में लगता है कि जो मैंने प्रोमिस किए थे या फिर जो मैं समझा रहा हूँ या फिर जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप मुझे मैसेज कर सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। वॉट एवर आई हैव चार्ज वो आपका रिफंड हो जाएगा, ऑल्दो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और दूसरी बात, वैसे भी जो बैच है इसमें मतलब प्राइसेस नॉमिनली रहने वाली है। मतलब जस्ट मेरी कॉस्ट एक कंप्लीट हो जाएगी, बस उतना मैं कॉस्ट रखने वाला हूँ। मतलब 300 रुपये 400 रुपये जो भी रहेगा वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो वो इसमें रहने वाला है। तो आप जरूर से उसे चेकआउट कर सकते हैं। अपन क्वेश्चन में से लाइव सॉल्व करेंगे, आपको भी जो क्लास है उसी में उसको नोट डाउन करने का टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी अपन होमवर्क करने वाले हैं, तो वो चीज़ इसमें रहने वाली है, तो वो आप जरूर से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जरूर से मुझे बता देना। मुझे मतलब आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट करके मुझे बता देना। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर से मैं ये लाने का सोच लूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।